नमस्कार। फर्स्ट इंडिया प्लस एंटरटेनमेंट की खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर जयती मिश्रा। आज जिस विषय को हम आपके सामने लेकर आए हैं और जिस विषय पर आज खास डिस्कशन हमारे इस खास एपिसोड में हमारे खास मेहमान के साथ होने वाला है, वो टॉपिक कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी के इर्द गिर्द होता है। भगवान, अंतरात्मा और शक्ति जो आत्मा की होती है उसमें सभी विश्वास करते हैं, लेकिन कई लोग हम में से ऐसे भी हैं जो उसे नकारते हैं। ठीक उसी तरह से ज्योतिष, अंधविश्वास और विज्ञान, ये कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है। ज्योतिष लोगों को अंधविश्वास तब तक लगता है जब तक उसमें विज्ञान की एंट्री नहीं होती, यानी कि ज्योतिष में तार्किक गणना के साथ में जब आने वाले समय से जुड़ी हुई जानकारियों को हम बदल सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। जिंदगी की कुछ ऐसी रेखाएं होती हैं, कुछ ऐसे समय होते हैं, कुछ ऐसे भाव होते हैं जिन्हें बदला जा सकता है। वो तमाम सारी चीजें तार्किक तौर पर की जा सकती है और उसी तरह से उसे वैज्ञानिक तौर पर स्पष्ट भी माना गया है। लेकिन बहुत से लोग अब भी असमंजस में है कि क्या ज्योतिष अंधविश्वास है या फिर विज्ञान के साथ जुड़कर एक तार्किक गणना। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है बेहद खास मेहमान, जिनके बारे में आपको रूबरू करवाऊं। उससे पहले बता दूं कि आज का एपिसोड इसलिए खास हो जाता है क्योंकि जिस तरह से हमारे साथ में बहुत सारे एपिसोड्स में आपने हमारे मेहमानों को देखा, वो सभी एस्ट्रो सागा के मन से जुड़कर बहुत से लोगों को अपनी टीचिंग्स के जरिए, अपनी प्रैक्टिसेस के जरिए लाभ पहुंचा रहे हैं। उनकी क्लासेस के साथ आप जुड़कर अपने आप को, क्योंकि कॉन्सेप्ट भी यही है, हर घर ज्योतिष एस्ट्रो सागा का। और एस्ट्रो सागा के माध्यम से आज के खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। वो बड़ी डिटेल जानकारी रखते हैं क्योंकि 15 सालों का एक्सपीरियंस उन्हें हो चुका है। लेकिन और क्या खास है उनकी शख्सियत के बारे में, उन्हीं से जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है वेदांशु वशिष्ठ जी। वेदांशु जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। वेदांशु जी, मैं पढ़ रही थी आपके बारे में और खासतौर पर जब हम ज्योतिष का जिक्र करते हैं, ज्योतिष और साइंस ये इस तरह से नजर आ रही थी पहले, लेकिन अब समय के साथ, बदलाव के साथ ये आपस में जुड़ती भी नजर आ रही है। और अंधविश्वास ज्योतिष तभी तक मानी जाती है जब तक उसमें साइंस की एंट्री नहीं हो जाती। आप खुद एक साइंस के स्टूडेंट रहे, उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में एचओडी के पद पर आप कार्यरत रहे। नीट और जेई में भी आपने फैकल्टी में काम किया, यानी कि पूरा जो नॉलेज था साइंस से जुड़ा हुआ वो आपने पाया और उसे ज्योतिष में खपाया। ये किस तरह से हुआ? सबसे पहले आपकी इस जर्नी के बारे में, आपके बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। धन्यवाद इंट्रोडक्शन के लिए। बेसिक मैं अपने बारे में बताऊं तो जैसा कि आपने कहा कि मैं एक साइंस का स्टूडेंट रहा, फिर मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में टीचिंग की, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहा और नीट जेई की फैकल्टी रहा। मैंने केमिस्ट्री में, बेसिकली केमिस्ट्री फैकल्टी हूँ। इसका कंप्लीट श्रेय बेसिकली मेरे फैमिली एनवायरनमेंट को जाता है जी। हमारा फैमिली एनवायरनमेंट पूरा उसी तरीके से बना हुआ है और आज भी हमारे घर में सबसे पहले मॉर्निंग में हवन होता है रोजाना। बिल्कुल डेली हवन होता है। और उसके बाद में जैसे मैं कहूँ तो हमारे घर पे एक पूरी लाइब्रेरी बनी हुई है जिसमें वेद, शास्त्र, पुराण, महाभारत वगैरह शुरू से ही हमने उन चीज़ों को देखा है। तो मंत्र जाप करना तो हमने बिना किताबों के वैसे ही सीख लिया था अपने पिताजी और दादाजी को देख करके। और मैं देखा करता था कि मेरे दादाजी डेली वेद पढ़ा करते थे। हमारे घर में भी चारों वेद के पारायण हो चुके हैं। तो मैं भी ऐसा सोचता था कि कभी मैं भी वेद पढ़ूंगा। फिर धीरे धीरे आगे बढ़े, बट एजुकेशन चलती रही और फिर साइंस में एंट्री हो गई। 10th के बाद साइंस ले लिया और कंप्लीटली साइंस की टीचिंग करते रहे। फिर एक दिन बस ऐसे ही घर पे गया हुआ था तो मैंने उस लाइब्रेरी में से एक छोटी सी बुक मैंने निकाली, उसका नाम था वेद प्रवेशिका। मुझे आज भी बहुत अच्छे से वो इंसिडेंट याद है। और मैंने उस बुक को जब पढ़ा तो मेरा पूरा विजन चेंज हो गया जी। उसका मेन फंडा ये था कि मैं साइंस पढ़ाता था, चीज़ों को समझाता था, साइंस के नज़रिए से ही मैं हर चीज़ को देखता था। और मैं ये मानता था कि ये जितने भी शास्त्र और जो कुछ भी हमारी हिस्ट्री है, इसमें थोड़ा सा मैं चेंज करना चाहूँगा कि एक्चुअल में आजकल इसको माइथोलॉजी बोलते हैं या शुरू से कह रहे हैं कि शुरू से माइथोलॉजी ही लोगों ने बोला है, जो कि बिल्कुल गलत है। ये हमारा इतिहास है, हम इसको हिस्ट्री भी नहीं बोल सकते क्योंकि ये दोनों वर्ड में बहुत गैप है जो हर किसी को पता भी नहीं है। तो ये हमारा इतिहास था। जब मैंने दोनों को कनेक्ट करना शुरू किया तो मैंने केमिस्ट्री में एक बहुत, जब केमिस्ट्री की स्टार्टिंग होती है तो हम स्मॉलेस्ट पार्टिकल बात करते हैं कि एटम में भी सब एटॉमिक पार्टिकल, हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात करते हैं। तो मैंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को ब्रह्मा, विष्णु, महेश से कनेक्ट किया और मैंने ऐसे सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं था कि पुराने जो ऋषि मुनि थे, जो हमारे पूर्वज थे, उनको बहुत नॉलेज थी हर चीज़ की और उन्होंने सिंबॉलिक तरीके से लोगों को समझाने के लिए ये सारी स्टोरीज बनाई हो, ये सारी कहानियां बनाई हो।
क्योंकि आज भी जब मैं पढ़ाता हूँ क्लास में, जैसे मुझे कोई भी चीज़ बच्चों को लर्न करवानी है तो मैं किसी न किसी ट्रिक को यूज़ करता हूँ। जैसे मुझे पीरियोडिक टेबल मुझे याद करवानी है, वो याद भी रहता है सर, बहुत लंबे समय तक वो चीज़ याद तो वो एक ट्रिक के थ्रू याद करवाते हैं। तो हो सकता है कि हमारे पूर्वज हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, उन्होंने कहानियाँ फॉर्म की और हमको बताया कि अगर किसी को उसका मतलब समझ आता है, वो उसको डिकोड करता है और फिर कोई चीज़ करता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज उसकी डेली रूटीन लाइफ में वो चीज़ें चलती रहेंगी। बस वहीं से कनेक्ट करना शुरू किया और फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट हुआ, कुंडलियां पढ़ना शुरू किया लोगों की, धीरे धीरे प्रेडिक्शंस करना शुरू किया। सर मैं पढ़ रही थी 10,000 से ज्यादा लोगों को अब तक आपने लाभ पहुंचा है अपनी प्रैक्टिसेस के जरिए, और 15 साल का सफर। लेकिन एक मन में सवाल और जिज्ञासा मेरे इसलिए उठती है क्योंकि हम जब बात करते हैं तो बहुत सारे लोग आपके एनवायरमेंट में भी ऐसे होंगे जो साइंस और खासतौर पर ज्योतिष इन्हें अलग रखकर चलते हैं। जो साइंस को फॉलो करते हैं वो ज्योतिष का मानते हैं और जो ज्योतिष को फॉलो करते हैं वो साइंस के बारे में। लेकिन आपने कैसे इसको लेकर के सिंक्रोनाइज किया, कैसे समन्वय बिठाया? ये 15 साल आसान तो नहीं रहे होंगे विधांशु? नहीं, बिल्कुल आसान नहीं था। और मेरी तो डीलिंग ही सबसे ज्यादा साइंस के लोगों से होती थी क्योंकि मेरे आसपास का पूरा एनवायरनमेंट ही वही था। IITian होते थे, NIT के स्टूडेंट होते थे, डिफरेंट इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट ज़्यादा होते थे मेरे पास में, या वही टीचिंग फैकल्टीज थी। तो कुल मिला के मैंने जब डिकोड करना शुरू किया तो मैं उनसे डिस्कशंस करता था चीज़ों को लेकर के, कि जैसे मैं केमिस्ट्री का रहा और इसमें बेसिकली मैथमेटिक्स और फिजिक्स का ज़्यादा रोल आता है। तो फिर उनसे धीरे धीरे फिजिक्स को भी समझा, जो मैंने पढ़ा हुआ भी था, बट धीरे धीरे समझा। और अगर हम इसको बहुत सिंपल वे में समझे तो जितने भी प्रकृति के नियम हैं जो किसी मैटर पे अप्लाई होते हैं वो हम पे भी अप्लाई होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी का स्मॉलेस्ट पार्ट भी एटम ही है। तो हम जैसा कि कहते हैं कि भाई हर चीज़ जो भी मैटर है वो एटम से ही बना है, और एटम का कॉम्बिनेशन फिक्स है, वो चाहे किसी भी एनिमल में हो, किसी भी ह्यूमन में हो, या किसी भी चीज़ में हो। तो हम ऐसा मानते हैं कि हमारे अंदर एक वाइटल फोर्स है, एक चेतना है, कॉन्शियसनेस है, और हम ये मानते हैं कि जैसे पत्थर हो गया उसमें चेतना नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। कि एक जो एटम है उसके अंदर जो भी पार्टिकल्स हैं उन सब के अंदर कोई ना कोई चेतना है जो काम कर रही है, लेकिन उसको साइंस आज तक डिकोड नहीं कर पाया। हम सबसे बड़े साइंटिस्ट किसको मानते हैं? जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है ना, इसके अलावा मैक्स प्लांक हो गया, ऐसे बड़े बड़े साइंटिस्ट के नेम हैं जिनको लोग सब कुछ मानते हैं। लेकिन आपको मैं एक ज़्यादा साइंस में तो नहीं जाऊंगा डीपली, बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2022 का जो नोबेल प्राइज़ 3 साइंटिस्ट को फिजिक्स का मिला है, उन्होंने एक्चुअल में आइंस्टाइन को ही रॉन्ग बॉक्स में खड़ा कर दिया और उन्होंने उनकी थ्योरी को गलत साबित कर दिया। ये क्रक्स है उस चीज़ का। और इसको और जो साइंस के स्टूडेंट हैं या जो साइंस पढ़ते हैं उनके लिए वो इतना समझ सकते हैं कि जो भी कुछ हम देख रहे हैं, जो भी कुछ रूल्स साइंस के एप्लीकेबल होते हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ क्लासिकल फिजिक्स, एंड ज्योतिष इज कंप्लीटली पार्ट ऑफ क्वांटम फिजिक्स। और इसके लिए अभी कंप्लीट डिस्कवरी नहीं हुई है, रिसर्च चल रही हैं और अभी तक बहुत सारी चीज़ें डिस्क्लोज नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आज आपके सामने रखूंगा, शायद वो फर्स्ट टाइम एक ज्योतिष के मंच पर ये चीजें होंगी। वी आर वेरी एक्साइटेड, क्योंकि आपकी बातें सुनकर ये तो पता लग गया कि 15 साल हर रोज आपने इस चीज को अध्ययन किया है, हर रोज प्रैक्टिस की है। विधांशु बताइए कि मैंने पढ़ा नहीं, एक्चुअली मैंने इस चीज को जिया है पिछले 15 सालों में। कहा जा सकता है, आपकी बातों से वो लग रहा है। लेकिन विधांशु, मेरा अब जानने का नजरिया इसलिए भी डेवलप हो रहा है क्योंकि आसपास भी बहुत सारे लोग होते हैं जो साइंस की बातें जब करते हैं, हम ज्योतिष की बात करते हैं, लेकिन ज्योतिष कहीं ना कहीं इज ऑल अबाउट गणना पे आधारित होता है और अब आने वाले समय को किस तरह से बदला जाए ये सोच होती है। लेकिन मुझे बताइए, ज्योतिष, अंधविश्वास और बिलीफ सिस्टम और साइंस, इसे आप यानी विधांशु वशिष्ठ किस नजरिए से देखते आए हैं और वो नजरिया टाइम के साथ कैसे डेवलप हुआ? देखिए, जैसे कि अभी आपने एक वर्ड बोला था गणना। गणना किस में होती है? मैथमेटिक्स में। और मैथमेटिक्स क्या है अपने आप में? साइंस है। थोड़ी देर पहले मैंने एक वर्ड बोला था क्वांटम। क्वांटम इज द पार्ट ऑफ फिजिक्स, कंप्लीटली साइंस है। तो जब हम ज्योतिष की बात करते हैं तो ज्योतिष इज अ वर्ड ऑफ संस्कृत, और इसका अगर आप मीनिंग निकालेंगे तो द साइंस ऑफ लाइट, एंड लाइट इज एनर्जी, जिसको हम बोलते हैं क्वांटाइज्ड एनर्जी। तो जैसे कि आपने एक वर्ड मैंने अभी यूज किया क्वांटम, एक वर्ड आपने यूज किया मैथ्स, इसके अंदर कंप्लीटली आयुर्वेद आता है, दैट इज मेडिकल साइंस, ठीक है। इसके अलावा इसमें ह्यूमन साइकोलॉजी आती है। जब भी हम किसी कुंडली देखते हैं तो हम उसके बारे में प्रेडिक्शन शुरू कर देते हैं कि उसका बिहेवियर कैसा होगा, वो नेचर में कैसा होगा। इट्स कंप्लीटली साइकोलॉजी। इसके अलावा इसमें आर्ट है, इसके अलावा इसमें लिटरेचर है कंप्लीटली। तो ये सब चीज़ें अपने आप में साइंस है। साइकोलॉजी को हम साइंस बोलते हैं, मैथ्स को हम साइंस बोलते हैं,
और इसके अलावा मेडिकल को हम साइंस बोलते हैं, तो हम ज्योतिष को साइंस क्यों नहीं बोलते, जबकि ज्योतिष तो इन सब का ही एक कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल ठीक है आपने, सारी चीजें वही हैं, बस देखने का नजरिया अलग है। और इसको इनिशियली जो बनाया गया, लोगों ने शायद इसको अलग तरीके से देखा, और शायद कहीं ना कहीं साइंस की नॉलेज लोगों को नहीं है। आपको या दर्शकों को मेरी बात बुरी लग सकती है कि साइंस की नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं बहुत बार जब मैं एक बहुत छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं, जब मैं वहां पे जाता हूं, बहुत लोगों से मिलता हूं, तो और जब मैं इस तरह की बातें करता हूं तो वो कहते हैं कि नहीं ये पागल है। कि तो वो मुझसे एक ही बात बोलते हैं, जो मुझे जानते नहीं, कि यार तुमने साइंस नहीं पढ़ा इसलिए तुमको ऐसा लगता है। तो मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ कि मैंने साइंस बहुत अच्छे से पढ़ा है, मेरी बहुत सारी रिसर्च है डिफरेंट एरियाज में, नेशनल इंटरनेशनल जर्नल्स, और उनमें मेरे पब्लिकेशन है काफ़ी सारे। तो ऐसा नहीं है साइंस को मैंने पढ़ा नहीं है, बस लोग साइंस को या तो पढ़ते ही नहीं है, या उन्हें हो सकता है कि क्वांटम फिजिक्स की नॉलेज हो। आज भी जो कोई भी फिजिक्स पढ़ा रहा है, उसमें से भी मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत कम लोग होंगे जिनको साइंस की नॉलेज, मतलब साइंस या मैं कहूँ कि क्वांटम फिजिक्स की नॉलेज होगी। अदरवाइज जो भी हम लॉज की बात करते हैं, जितनी भी थेरीज की बात करते हैं, दीज आर बिलोंग्स टू क्लासिकल फिजिक्स, उसमें क्वांटम का बहुत कम पार्ट आता है। और ये मैंने बहुत IITian से डिस्कस भी किया है, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार हमारे रिसर्च का टॉपिक नहीं है तो हम नहीं पढ़ते हैं इसको। ये आंसर वहां से आता है। तो जब आप चीज़ों को समझोगे ही नहीं, उस नज़रिए से देखोगे ही नहीं, क्योंकि जब तक हमारे मन में भाव नहीं होता है तब तक हम किसी भी चीज़ को नहीं कर सकते। सबसे पहले भाव का होना जरूरी है, आपको समझना जरूरी है। और दूसरा, कहीं रूढ़िवादिता भी इसके अंदर आ जाती है कि हम उसको एक वो किताबी काइंड ऑफ थिंग मान लेते हैं कि ये हमारे लिए सही नहीं है। अच्छा, मुझे बताइए वेदांशु, क्योंकि जैसे जैसे आपने, क्योंकि आपने बताया कि पारिवारिक बैकग्राउंड भी रहा, आपका नाम भी वेदांशु है, आपने बताया कि वेदों का वहाँ पर जिक्र चलता रहता था घर में, और उसको लेकर के आपने एक तरीके का इंटरेस्ट समय के साथ डेवलप किया, आपने पढ़ा और उसके बाद में आप इसमें आए। लेकिन बिना किसी गाइडेंस के, बिना गुरु के ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। आपके जीवन में गुरु किसे आप मानते हैं, या फिर खुद जो सीखा वो अब तक खुद से ही सीखा है, और आगे की प्रैक्टिस भी इसी नज़रिए से आप कर रहे हैं इसमें? बिल्कुल, मैं गुरु की तलाश मैंने बहुत टाइम तक की, और मुझे बहुत लोग मिले भी जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। बट जो मैं एक्चुअल में गुरु चाह रहा था, वो मेरा जो मुझे मिले एक्चुअल में वो ये था कि या तो मुझे केवल ज्योतिष के ही जानकार मिले, या मुझे केवल साइंस के ही जानकार मिले। दोनों का कोई कॉम्बिनेशन मुझे कभी नहीं मिला, और मुझे एक्चुअल में ऐसा ही गुरु चाहिए था जो दोनों का कॉम्बिनेशन हो। बहुत ढूंढा, और फिर मुझे बस एक पर्सन मिले, ही और शी कहना गलत है उनके लिए, और उनकी कोई फिजिकल आइडेंटिटी इस दुनिया में नहीं है, बट हम सब उनको जानते हैं, मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। और बस उन्हीं की प्रेरणा से और इन चीज़ों को पढ़ते हुए और मैंने सीखा और डिकोड करता चला गया। हाँ, स्टिल अभी भी मैं कोई ऐसा गुरु ढूंढ रहा हूँ कि जो दोनों का कॉम्बिनेशन हो। मैं बहुत लोगों को सुनता हूँ, मुझे बहुत लोग मिले भी, और बहुत लोग मेरी प्रेरणा भी हैं इसमें। तो मैं नाम तो किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे किसी का भी नाम ऐसा नहीं लूंगा। अच्छा, ये बताइए किस तरह से आपने कहा कि आपने बहुत ढूंढा और अंत में जाकर के आपका जो सफ़र था, वो जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, वहाँ तक वो सफ़र गया, और उसके बाद में आपको लगा कि नहीं, अब ये एक सही इंसान है या फिर सही जरिया है मेरे उस कनेक्शन के लिए जो मैं इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ साइंस और ज्योतिष के साथ में। वो कैसे जुड़ाव हुआ, वो जुड़ाव बढ़ा कैसे समय के साथ? आज भी जब आप किसी मार्गदर्शन के लिए उन्हें सीख करते होंगे तो किस तरह से अप्रोच भी करते हैं, ये थोड़ा सा बता दीजिए, नाम मत बताइए। नहीं, अगर आप बड़े स्पिरिचुअल जो गुरुज हैं, जो भी बहुत सारे नाम हैं, सदगुरु हो गए, और जैसे गौर गोपाल दास हैं, श्री श्री रविशंकर जी हैं, बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं। तो मैंने देखा कि सब जिस किसको भी अपना गुरु मानते हैं, इवन बाबा रामदेव जी, तो वो सब भगवान शिव की आराधना जरूर करते हैं। बिल्कुल सही बात है। और भगवान शिव आदि गुरु हैं। तो वहीं से फिर मैंने ऐसा ही पढ़ा बाबा नीम करौली के बारे में। उनकी भी मतलब अभी फिजिकल आइडेंटिटी नहीं है, वो थे, पास ऑन हो गए। और जैसा कि अगर आपने भी पढ़ा हो कि एप्पल के CEO मार्क जगरबर्ग वगैरह काफ़ी लोग वहाँ पे आए और उनको उससे प्रेरणा मिली। तो बस इसी तरीके से मुझे भी जो हैं मेरे गुरु, उनसे मुझे प्रेरणा मिली और
मैं करता चला गया। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप जिस तलाश में थे, जो खोज आप कर रहे थे कि साइंस और ज्योतिष, क्योंकि आपका दोनों के साथ ही लगाव रहा है, दोनों के साथ ही प्यार है, आने वाले समय के लिए जो आपकी तरह लोग होंगे जो चाहते हैं कि वो पढ़ें इसके बारे में, उनके लिए आप एक अच्छे गुरु हो सकते हैं। हाँ, मैं कोशिश करूंगा। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है और ऑल ओवर वर्ल्ड ऑलमोस्ट 10,000 स्टूडेंट्स होंगे मेरे। जी। आप जिस भी कंट्री में चाहेंगे मेरा स्टूडेंट आपको मिल जाएगा। लेकिन जिस फील्ड में मैं जाना चाहता हूँ, जो काम मैं करना चाहता हूँ, मैं लोगों का मार्गदर्शन करना चाहता हूँ, तो मुझे खुशी होगी कि अगर कोई मुझसे सीखना चाहे। एक चीज़ मैं और इसमें कहना चाहूँगा कि जैसे गुरु की बात आती है ना, तो गुरु हमारे दिमाग में एक ऐसा होता है कि गुरु एक पर्सन है जिससे हम कंप्लीट एजुकेशन ले सकते हैं। आपने भी पढ़ाई की, जैसे कि आप डॉक्टरेट हैं, तो आपने प्राइमरी किसी टीचर से पढ़ा होगा, फिर उसके बाद जब आपने आगे क्लासेस गई होंगी तो आपने टीचर चेंज किया होगा, क्योंकि एक को कंप्लीट नॉलेज नहीं है। तो सेम ऐसा कह सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप मैंने लोगों से सीखा। बिल्कुल। और जो एक अल्टीमेट गुरु है, शायद उसकी तलाश अभी भी बाकी है। उसकी तलाश बाकी है, लेकिन आप, मुझे लगता है कि बहुत सालों के बाद में जब लोग आप तक पहुंचेंगे तो आप सारी विद्याओं का ज्ञान ले चुके होंगे और आप एक अच्छे गुरु होंगे। बिल्कुल। विदांशु, मुझे बताइए कि ज्योतिष को लेकर के बहुत सारे परसेप्शंस भी है। ज्योतिष आजकल, क्योंकि जिस तरह का सोशल मीडिया का दौर है, 30 सेकंड की रील में हर कोई ज्योतिष है, कई तरह के पॉडकास्ट हमने देखे हैं, लेकिन क्या ज्योतिष में वाकई में भविष्य की सच्चाई को हम जान सकते हैं? इतनी क्षमता है और कितना प्रतिशत वो एप्ट होगा, कितना वो ठीक रहेगा बता पाना कि आपकी जिंदगी में XYZ ये चीज होने वाली है, इसे आप रोक सकते हैं, इसे ठीक कर सकते हैं? अच्छा सवाल है। तो पहली बात तो ये कि क्या कोई ज्योतिषी किसी को अपना किसी का भविष्य बता सकता है? तो इसका आंसर है हाँ। उसमें कहीं भी कोई दो राय नहीं है कि किसी का भविष्य नहीं बता सकता कोई भी ज्योतिषी, बट वो ज्योतिषी उस लायक होना चाहिए, पहली चीज। एंड सेकंड वन इज, अगर हम ये कह रहे हैं कि डेस्टिनी फिक्स है, कि भाई अगर आप किसी का भविष्य बता रहे हो इसका मतलब कोई चीज फिक्स है, ऑलरेडी है, तभी आप बता सकते हो। जैसे आप कहीं पर जाते हैं और किसी सिटी के बारे में पूछते हैं कि ये शहर कितना दूर है, कोई गांव कितना दूर है, तो वो बता देता है कि यहाँ से 2 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है, वॉट एवर जो भी डिस्टेंस होगी। तो वो इसलिए बता पाता है क्योंकि वो चीज़ फिक्स है। तो अब यहाँ पर आती है कि कर्माश तो मेरे खुद के हैं, वो तो मैं खुद कर रहा हूँ, तो उसके बारे में कोई और मुझे कैसे बता सकता है? तो ये हमारा मिथ है कि कर्माश हमारे खुद के हैं। कर्माश फ्री विल को लेकर के बहुत सारे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी किए हुए हैं। मैं एग्जैक्टली अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन बहुत सारे इसमें एक्सपेरिमेंट हुए हैं और ये प्रूव हुआ है कि फ्री विल नाम की कोई चीज नहीं होती है। मेरा आपसे मिलना कोइंसिडेंट नहीं है कोई भी, ये प्री डिसाइडेड था। मैं कहाँ जाऊंगा, कब क्या करूंगा, सब कुछ ऑलरेडी डिसाइडेड है। अगर आप बात करें गीता की, तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि नियति हमेशा फिक्स होती है। नियति, आप जहां हैं, जिस कर्म के लिए हैं और जहां जाना चाहते हैं, हर चीज फिक्स है और आप वहीं होने चाहिए थे, आप वही काम कर रहे हैं और वही आपकी नियति है। तो जब फिक्स चीजें कैसे बदली जा सकती, मेरा सवाल वही था, क्योंकि जब सब कुछ फिक्स है तो ज्योतिष के हिसाब से हम कैसे कुछ उपाय करके उसको बदल सकते हैं या फिर थोड़ी देर के लिए टाल सकते हैं, ऐसा कुछ होता है? देखो, पहली चीज़ तो है कि हमारे कर्मा जो होते हैं वो डिफरेंट तरीके के होते हैं। उसमें एक होते हैं संचित कर्मा, जो हम लास्ट बर्थ में कर चुके हैं और उसके कर्म हमें भोगने बाकी हैं, जिसके ऊपर ये पूरा काम करता है। और दूसरा प्रारब्ध कर्मा हो गए कि जो हमें इस जन्म में करना है। तो ज्योतिष बेसिकली इज अ GPS, कि आपको कहीं जाना है, आपकी लाइफ है, तो ये आपके लिए GPS का काम करता है। अब GPS में ज्योतिष आपको ये बता देता है कि भाई सपोज आपकी अष्टमेश की महादशा चल रही है, अंतरदशा आ रही है, या अष्टम में मंगल आ गया, तो कोई भी बोल देता है कि एक्सीडेंट के चांसेस हो सकते हैं या अष्टम से उसका संबंध बन जाए। तो हमने कहा कि एक्सीडेंट के चांसेस बन सकते हैं, तो ये हो सकता है कि आप उस टाइम पे ड्राइविंग टालने की कोशिश करें। बिल्कुल सही बात। तो हो सकता है कि कोई चीज़ बड़ी होने वाली हो, वो छोटे से टल जाए। मैंने कहा कि कल थोड़ा संभल के रहिएगा, ध्यान रखिएगा। जैसे बहुत सारी भविष्यवाणियां भी आती हैं कि बारिश हो सकती है, भूकंप आ सकता है। तो ये सब चीज़ें जब की जाती हैं तो ये एक कैलकुलेशन के बेसिस पे, पैटर्न को रिकॉग्नाइज करके, उनकी डिफरेंट पैटर्न्स को पढ़ करके ही ये चीज़ें आगे बताई जाती हैं। तो यहाँ पर जब हम किसी भी इंसान को उसके बारे में बता रहे हैं तो 100% तो आप नहीं बता सकते। अब यहाँ पे हो सकता है मेरा ही सेंटेंस कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाए कि आप बता भी सकते हैं, एक बार कहा और एक बार कह रहे हो कि नहीं बता सकते। तो ये एक्चुअल में आप मास्टर प्लान नहीं बता सकते, लेकिन शॉर्ट चीज़ों को आप बता सकते हैं। मास्टर प्लान मैं इसको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जैसे
मनु और शत्रुपा थे, उन्होंने भगवान विष्णु की आराधना की और उनको अपने बच्चे के रूप में, अपने पुत्र रूप में जन्म के लिए उन्होंने उनसे आशीर्वाद मांगा। तो भगवान विष्णु ने उनको आशीर्वाद दिया कि ठीक है, मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा, लेकिन त्रेता युग में जब आप दशरथ और कौशल्या के साथ होंगे और उनके पुत्र के रूप में, भगवान राम के रूप में उन्होंने जन्म लिया। अब ये चीज आप बता सकते हो कि कौशल्या और दशरथ के पुत्र श्री राम थे, उनकी लाइफ कैसी होगी, लेकिन वो डेस्टिनी कैसे बनी, मास्टर प्लान कैसा बना कि सतयुग से त्रेता युग का कनेक्शन बना, वो चीज आपसे जुड़ा हुआ वेदांशु मेरा सवाल है, क्योंकि ये डिस्कशन मेरा हुआ है ऑलरेडी पहले किसी से कि भगवान श्री राम का आपने जिक्र किया, भगवान श्री राम राजा थे, उनके दरबार में बड़े बड़े प्रकांड ज्योतिष विद्वान होंगे, वो उस चीज को क्या समझ पाए थे कि भगवान का आने वाला जीवन संघर्ष से बड़ा हुआ रहेगा। हालांकि मर्यादा पुरुषोत्तम है वो, लेकिन पहले 14 साल का वनवास, फिर धर्मपत्नी का अभाव जिस तरह से रहा, और उसके बाद सीता माता का चले जाना, तो विरह तो उनका रहा ही। तो क्या उस दरबार में बैठे हुए बड़े बड़े जो प्रकांड विद्वान थे, जो अध्ययन कर रहे थे, वो उन्हें इस चीज की जानकारी नहीं दे पाए, और उस समय तो इन चीजों को फॉलो भी बहुत ज्यादा किया जाता होगा मेरे ख्याल में, वो कैसे तकदीर नहीं बदली फिर? नहीं, ये तकदीर या फिर वो लिखा हुआ था कि ये एक लीला है, वो चीज जानी। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये देखने का परसेप्शन है कि आप इसको किस तरीके से देखते हैं। हम वनवास का मतलब क्या मानते हैं कि एकदम आम आदमी की जिंदगी में तो वनवास का दर्द, यही वनवास है। ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूं, हम इसको इसी तरीके से देखते हैं। लेकिन आपको पता है कि भगवान राम वनवास जब गए थे उससे पहले और वनवास के बाद जब बाद में आए, उसके बाद में जब वो आए तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बनकर आए। बिल्कुल। तो ये जो परिवर्तन था, ये उस वनवास के पीरियड में एक आध्यात्मिक यात्रा थी उनकी, जिससे उनको वो सब सीखा और वो आगे बढ़े, और वही चीजें उनको लाइफ में आगे काम आई। उसके बाद उन्होंने पूरा राज्य किया, अच्छे से किया, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। अब यहाँ पर बहुत सारे मिसकंसेप्शन हैं जो उत्तरकांड से रिलेटेड है रामायण के, जो मैं कभी भी नहीं मानता उन चीज़ों को कि ऐसा कुछ हुआ। वो हुआ ही नहीं, क्योंकि वो सब कलयुग में ऐड किया गया है, बाद में ऐड किया है। वाल्मीकि रामायण में ऐसा कोई भी जिक्र नहीं है। तो जो भी उनकी यात्रा थी वो एक सांसारिक आध्यात्मिक दोनों का कॉम्बिनेशन से उनको एक और बहुत ही सफल उनको राजा बनाया, और वो मर्यादा पुरुषोत्तम बने। तो वो उनकी लाइफ का पार्ट था और वो चीजें उनको सीखनी थी। इसमें कहीं ऐसा कुछ भी नहीं था कि उनको बहुत प्रॉब्लम्स आई, ऐसा कुछ भी मैं नहीं मानता। मतलब सारी प्रभु की लीला थी, प्रभु की लीला थी जो उन्होंने किया। हाँ, बिल्कुल, वो जो होना निश्चित था। बहुत सारे राक्षसों का वध भी किया, वो सब कुछ अगर वो नहीं जाते वनवास में तो होता नहीं। जैसे वहीं पर एक मैं छोटा सा एड ऑन और कर देता हूँ कि वहां पर अगर आपने पढ़ा हो तो उसी में एक राक्षसी का नाम आता है सिंहिका राक्षसी। कि उसमें रामायण जितने भी लोगों ने देखी है उनमें आता है कि वो सिंहिका नाम की राक्षसी थी जो पक्षियों की छाया को पकड़ के पक्षियों को कैदी कर लेती थी, उनको खा जाती थी। तो आज के कलयुग में जो सबसे बड़ा मायावी है राहु, वो उन्हीं का पुत्र है। वो उसके बारे में भी हम आपसे बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन मेरा सवाल वही है कि अभी आपने बताया, लेकिन इसे और थोड़ा सा और सारगर्भित तौर पर मैं जानना चाहूंगी कि जब सब कुछ फिक्स्ड है तो डेस्टिनी को बदलने की क्षमता क्या ज्योतिष में है, और ज्योतिष और साइंस साथ में जुड़कर क्या एक इंसान के दिमाग को उतना पोषित कर सकते हैं कि नहीं ये चीज़ होने वाली है, इसे रोका जा सकता है, और अगर मैनिफेस्ट उसे अच्छे से किया जाए तो वाकई में रोका जा सकता है। तो इसको लेकर के आपका क्या टेक है? देखो, सबसे पहली चीज़ तो जो भी हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट होता है वो हमारी इमोशनल और मेंटल कंडीशंस को चेंज करता है। मतलब हम कहें कि जो भी बाहरी वातावरण से उसे ही हमारी मनोदशा चेंज होती है, और जैसी हमारी मनोदशा होगी वैसा ही हमारे साथ होगा। अगर आप हमेशा नेगेटिव चीज़ों को ही सोचेंगे तो आपके साथ नेगेटिव ही होगा, और अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव ही होगा। अब इसमें फिक्स और सोचना तो सब मेरा खुद का हो गया, फिक्स एक अलग पार्ट हो गया। बट जो मेरा सोचना है, जो कुछ भी मैं सोच रहा हूँ वो सब मेरे माइंड में चल रहा है, और वो सब ऑलरेडी फिक्स है। अब ये फिक्स कैसे हो गया, इस पे अभी रिसर्च चल रही है। एक टर्म होता है क्वांटम का ही, क्वांटम एंटेंगलमेंट। उसमें बेसिकली इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होता है, और इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर इतना फास्ट होता है कि अभी तक साइंस उसको डिटेक्ट नहीं कर पाया। अभी तक जो साइंस ने सबसे फास्ट स्पीड बताई है वो लाइट की बताई है, और इसकी जो स्पीड होती है वो इससे भी कई गुना फास्ट होती है। मतलब कह सकते हैं कि आज तक हम उसको इमेजिन नहीं कर पाए हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, आपको नेट पे भी शायद मिल जाएगा, एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, आपको भूख लगी, आपने शॉप से समोसा और कचौरी ले लिया। 2 बॉक्स उसने बना के दिए, एक में समोसा है एक में कचौरी है। आप आगे निकले और अब आपको सपोज
कोई भी एक चीज खानी है, सपोज समोसा खाना है, लेकिन आपको ये पता नहीं है, बिना बॉक्स खोले आप पता नहीं लगा सकते कि उसके अंदर किस में समोसा है और किस में कचौरी है। लेकिन जैसे ही आप एक बॉक्स ओपन करते हैं, आपको सेकंड बॉक्स की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो जितने भी पार्टिकल्स बनते हैं, जो भी अर्थ में बनते हैं, वो सब एक साथ दो फॉर्म बनती हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन है तो पॉजिट्रॉन है, प्रोटॉन है तो एंटी प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है तो एंटी न्यूट्रॉन है। अब इन दो पार्टिकल्स को हम एक इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ले जाएं। जैसे सपोज एक पार्टिकल यहाँ पे और एक को मैं मार्स पे ले जाता हूँ, तो जब मुझे एक पार्टिकल के बारे में इंफॉर्मेशन पता लगती है, तो सेकंड पार्टिकल की इंफॉर्मेशन की क्लियर इंफॉर्मेशन पता लग जाती है। जैसे सपोज मैं अभी, आप कह रहे हैं कि मैं जीवित हूँ, बट हर कोई पार्टिकल हमेशा एक सुपर पोजिशन स्टेट में होता है, ये साइंस के टर्म है। तो मतलब मैं एट द सेम टाइम मैं जिंदा भी हूं और मैं मरा हुआ भी हूं। तो हो सकता है कि जब मेरी फॉर्मेशन हुई तो मेरा एक सुपरपोजिशन ऑलरेडी बना हो। आप क्या मल्टीवर्स का जिक्र कर रहे हैं क्या यहाँ पे? जी हाँ, कुछ वैसा ही है। लेकिन एक ब्रह्मांड में बहुत से ब्रह्मांड। हाँ, तो ये बेसिकली जो है, ये साइंस में प्रूवन है ये चीजें, ऐसा नहीं। बट इसमें मैटर को हम कंसिडर नहीं करते हैं, फिजिकल एंटिटी को। इसमें हम स्मॉल पार्टिकल्स, सब एटॉमिक लेवल के पार्टिकल्स को इंक्लूड करते हैं। और अगर कोई भी परिवर्तन होता है, कोई भी चेंज होता है, लार्ज स्केल पे होना है, तो उसकी शुरुआत एक स्मॉल से होती है। तो जब स्मॉल पे चेंज होती है तो लार्ज पे चेंज होता है, जब लार्ज पे चेंज हो रहा है तो स्मॉल पे चेंज होता है। जैसे ज्योतिष के अंदर कहें तो ज्योतिष के अंदर बेसिकली जितने भी प्लैनेट्स की हम बात करते हैं, उन प्लैनेट्स का हमारी लाइफ के ऊपर जो भी स्मॉल चेंज हो रहा है, जो भी एनर्जी चेंज हो रहा है, उसी की स्टडी है बेसिकली ज्योतिष। तो स्मॉल चेंज की बात कर रहे हैं तो हम ऑटोमेटिकली हम किसकी बात करें? क्वांटम की बात कर रहे हैं। तो क्वांटम बेसिकली हम आज तक समझ ही नहीं पाए कि वो है क्या, जो साइंस आज तक प्रूव नहीं कर पाया। तो इसमें बहुत सारी अभी चीज़ें होना बाकी हैं, बहुत सारी रिसर्च होना बाकी है। और जिस दिन शायद ये रिसर्च हो जाएगी तो लोग ज्योतिष को अंधविश्वास मानना बंद कर देंगे और कंप्लीटली एक साइंस की शुरुआत हो जाएगी। अच्छा, तो एक चीज़ बताइए विदांशु, जब आपने इतनी सारी चीज़ें समझ ली है एक उम्र के पड़ाव में आकर, और ज्योतिष को आप समझते हैं, साइंस को बहुत अच्छे से समझते हैं, तो आपको तो आपके जीवन के बारे में सब कुछ पता होगा। हाँ, ये तो बहुत अच्छा सवाल है। तो फिर तो इसका मतलब कि जितने भी ज्योतिषी हैं सबको अपने बारे में पता होगा। नहीं, सबको साइंस के साथ में उस चीज की नॉलेज नहीं। आपके पास में तो एक सबको है। ज्योतिष और साइंस के साथ में जो जुड़ाव आपका है, आप तर्क भी दे रहे हो और आप ज्योतिष की बात भी कर रहे हो। बिल्कुल। तो अब इसमें एक वर्ड होता है कंफ्यूजन। कंफ्यूजन तब आता है जब आपको ज्ञान प्राप्त होता है। अगर आपको नॉलेज है तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा। और जब हम कुंडली को देखते हैं तो इसमें बहुत सारे परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस अप्लाई होते हैं। और ज्योतिष की भी अपनी सीमाएं हैं। सबसे पहले सीमा तो यही है कि जो कोई भी ज्योतिषी है वो कभी भी अपनी कुंडली खुद नहीं देखता है। अब यहाँ कोई कह सकते हैं कि भाई जब सबके बारे में बता रहा है तो खुद के बारे में क्यों नहीं देखता है? तो इसका बहुत एक साइंटिफिकली मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि जितने भी डॉक्टर होते हैं वो कभी जब भी बीमार पड़ते हैं तो वो दवाई खुद से नहीं लेते हैं, वो दूसरे को ही दिखाते हैं। तो वो क्यों दूसरे को दिखा रहे हैं? तो वहां तो हम मान रहे हैं साइंस है, और अपने आप को जब देखते हैं तो हम कहते हैं कि नहीं नहीं, ये चीज गलत है। तो ये ज्योतिष का एक लिमिटेशन कह सकते हैं कि जिस चीज की नॉलेज आपको है, आप उसके बेनिफिट्स को एक्वायर करने के लिए अपने ऊपर उसको अप्लाई ना करें। अगर आप अप्लाई करेंगे तो वो कहीं ना कहीं डिग्रेड होगी, और डिग्रेड इन द सेंस, उसको अगर हम साइंस में बोले तो वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो जब कंफ्यूजन्स क्रिएट होंगे तो फिर आप अपने बारे में सही डिसीजंस नहीं ले पाएंगे। एक चीज़ और की अगर मैं बात करूं, मैंने मेरी कुंडली आज तक 2 ही लोगों को दिखाई है। और एक बार तो जब मैं इतना कुछ मुझे पता नहीं था, ज्योतिष मैंने पढ़ना शुरू किया था, इनिशियल स्टेज की बात है। तो जयपुर के ही एक ज्योतिषी हैं, उन्होंने कुंडली मुझसे मांगी थी। और तो मुझे बाद में पता लगा कि वो ज्योतिषी हैं। तो मैंने कहा आप मेरा हाथ देख लीजिए। तो उन्होंने कहा मैं हाथ नहीं देखता, मैं मस्तिष्क रेखा देखता हूँ और कुंडली देखता हूँ। तो मैंने कहा मस्तिष्क रेखा देख करके बता दीजिए। तो बोले मैंने आपकी मस्तिष्क रेखाएं पढ़ ली हैं और मैं इसीलिए आपकी कुंडली मांग रहा हूँ, और मुझे आप आपकी कुंडली दीजिए। और तो मैंने कहा फिर भी कुछ तो बताइए। तो उसने कहा आप एक दिन बहुत आगे जाओगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर उसके बाद जब मैंने कुंडली दी उनको, फिर मैंने उनसे फ़ोन पे डिस्कशन किया कि ये रियल फैक्ट है। तो मैंने डिस्कशन किया तो उन्होंने कहा नहीं, घर पे आना तब बात करेंगे। तो मैं उनके पास घर पे गया, सिटी में रहते हैं जयपुर में, बहुत अच्छे ज्योतिषी हैं। तो उन्होंने मेरे बारे में बहुत चीज़ें बताई, और वो भी एक कहीं ना कहीं मोड था कि जब मैं ज्योतिष के अंदर उतना डीप हो गया कि जब सामने वाला मुझे इतना कुछ बता सकता है जो मुझे नहीं जानता है,
तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें हैं जो अभी तक डिकोड होना बाकी हैं, और अगर हम इसको साइंस की हेल्प से डिकोड करें, साइंस बेसिकली एपरेटस की हेल्प से अगर उसको हम डिकोड करें तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमको मिल सकते हैं। इसके अंदर और भी बहुत सारे साइंस के टर्म्स हैं, जैसे एक वर्ड होता है मॉर्फिक रेजोनेंस। तो मॉर्फिक रेजोनेंस बेसिकली एक कलेक्टिव प्रैक्टिस है अकॉर्डिंग टू साइंस, जो हमारे यहाँ पे होती थी। इसको एक बहुत सिंपल एग्जांपल से समझा देता हूँ कि अभी कुछ टाइम पहले जापान में एक रिसर्च हुई, और उस रिसर्च में ये देखा गया कि स्कूल में बच्चे एक पोएम रिसाइट करते थे जो रेगुलर बेसिस पे होती थी कि वो बच्चों को पढ़नी है, एंड द पोएम इज इन जापानी लैंग्वेज। एंड एक सेकंड पोएम थी जो कभी कभी यूज होती थी, एंड उन्हीं बच्चों को जिनको दो पोएम आती थी, एक वो रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, सेकंड वन वो कभी कभी उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, एंड थर्ड वन उन बच्चों को एक नई पोएम सिखाई गई। वही 3 पोएम यूके में वहां के स्कूल में जापानी लैंग्वेज में बच्चों को सिखाई गई। तो जो जापानी बच्चे कॉन्टिन्यूसली उस चीज को पढ़ रहे थे, डेली रिसाइट कर रहे थे, वो उन बच्चों को जल्दी लर्न हो गई। वो यूके के जापानी लैंग्वेज, बिल्कुल डिफरेंट एनवायरनमेंट, उनको उस चीज के बारे में नहीं बताया कि इन बच्चों को पहले से आता है और आपको ये सीखना है। उन्होंने उस चीज को जल्दी लर्न किया। सेकंड वन जो उनको कभी कभी यूज करते थे वो उन्होंने सेकंड नंबर पे सीखी, एंड जो उन्होंने नई नई सीखी थी उसको वो थर्ड नंबर पे लेकर के। तो जब हम इंसान की कुंडली देखते हैं, सेम चीज हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कि इंसान की कुंडली का पहला भाव, पांचवा भाव और नवा भाव, ये त्रिकोण भाव होता है जिसको हम धर्म त्रिकोण कहते हैं। तो एक जो लग्न है बेसिकली वो इंसान खुद है, वो इस जन्म में आया है तो कुछ स्किल्स के साथ आया है। एंड 5th हाउस इज बिलोंग्स टू पास्ट कर्मास और पास्ट लाइफ। तो जो 5th हाउस की जो नॉलेज है वो उसको आती है खुद से, उसको किसी से सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पास्ट लाइफ में उसको सीख करके आया है ऑलरेडी। अब 9th हाउस की बात करते हैं, तो जो आपका डेस्टिनी है वो नॉलेज है जो आप सीख सकते हैं अगर आपको कोई गुरु मिले और आप उस पर काम कर सकते हैं। तो बेसिकली कुंडली के अंदर जो चीज थी वही उस एक्सपेरिमेंट में थी। इसको एक एग्जांपल से और कह सकते हैं कि जैसे अगर किसी भी सिटी के अंदर एक पर्टिकुलरली कोई प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस रिलेटेड टू योगा हो सकती है, रिलेटेड टू मंत्र चैंटिंग हो सकती है, कुछ भी अगर ऐसा होता है, तो अगर ये एक्सपेरिमेंट भी इंडिया में भी हुआ है, तो जब वहाँ की जेलों में कैदियों के ऊपर उनको बताया गया, मंत्र चैंटिंग सिखाई गई, उनके ऊपर मेडिटेशन योगा का इफेक्ट देखा गया, तो उस सिटी के अंदर वो इफेक्ट ज़्यादा था। तो जब भी ह्यूमन और एनिमल कलेक्टिवली कोई प्रैक्टिस की जाती है तो उसकी मेमोरी के अंदर आ जाती है और वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होती है। अब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जब कोई ट्रांसफर हो रहा है तो साइंस, अकॉर्डिंग टू साइंस, वो कहता है कि वो जीन्स के थ्रू हो रहा है, डीएनए के थ्रू हो रहा है। कि जैसे मेरे माँ बाप का जो भी हेयर कलर होगा, जो भी स्किन कलर होगा, वो ही मेरे अंदर आएगा, वही संतान के अंदर आएगा। ऐसा है बिल्कुल। और उसमें भी जो कलर डोमिनेंट होगा या जो भी कैरेक्टरिस्टिक डोमिनेंट होगा वो ज़्यादा दिखेगा। लेकिन ये जो मेमोरी वाली बात मैंने बोली, ये मेमोरी बेसिकली जेनेटिक टैक्स होते हैं, और ये जेनेटिक टैक्स इनको साइंटिफिक में होलोन्स कहते हैं। होलोन्स होते हैं जो जीन के साथ कंसिडर होते हैं और आगे की जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। जब हम कुंडली में दोष की बात करते हैं ना, हम किसी को बोलते हैं कि तुम्हारी कुंडली में तो पितृ दोष है, तुम्हारे तो मंगल दोष है, शनि का दोष है। तो बेसिकली ये जो दोष है, दीज आर मेमोरीज विच आर अटैच्ड टू डीएनए, जो जेनेटिक टैग के फॉर्म में एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को ट्रांसफर होती है। और हम कहते हैं ना कि श्राद्ध कब तक करना चाहिए? श्राद्ध 7 पीढ़ियों तक करना चाहिए। तो ये 7 जनरेशन का जो कॉन्सेप्ट है, ये मेमोरी वाला कॉन्सेप्ट है जो हमारे अंदर आ गई है। अच्छा विधांशु, मुझे बताइए, ज्योतिष को लेकर के कुछ लोग बहुत अच्छी बातें भी करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत गलत भी बोलते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, आपने उस चीज़ को जिया है, आप जिस तरह से कहते हैं, उन लोगों के लिए क्या आप कहेंगे जो इस चीज़ को नकार रहे हैं या फिर गलत कह रहे हैं? इसमें देखो, ज्योतिष कहीं भी गलत नहीं है। यहाँ पर ज्योतिषी गलत हो सकता है, ज्योतिष कभी गलत नहीं हो सकता। अब ज्योतिषी को कुछ नहीं पता और फिर वो किसी के बारे में बता दे, या सिर्फ एक जो आजकल ट्रेंड चल रहा है, मेरी बात बहुत लोगों को बुरी लग सकती है, लेकिन बहुत से लोग सिर्फ पैसे के लिए उन्होंने इस चीज़ को, इस प्रोफेशन को एक्सेप्ट किया है और इसमें बहुत पैसा है। बट मैं सबको यही कहना चाहता हूँ कि कभी भी कोई गलत चीज़ करके आप आगे नहीं बढ़ सकते, और कभी भी गलत चीज़ों को करके आप पैसा नहीं कमाएं तो बेटर होगा। एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, मेरे एक क्लाइंट का ही एग्जाम्पल है।
वो कनाडा रहते हैं, तो उनका कुछ प्रॉब्लम हुआ, उन्होंने मुझसे कंसल्ट किया, तो कंसल्टेशन चल रहा था। मैंने कहा इसमें कुछ भी नहीं हो सकता, अभी जो भी रेमेडीज़ करनी है मैंने उनको बता दी। तो उन्होंने कहा जल्दी रिजल्ट चाहिए और पॉजिटिव चाहिए ये। मैंने कहा अभी इसमें कुछ भी नहीं हो सकता, जो चल रहा है उसको चलने दीजिए, बिल्कुल इसको छेड़ना मत। तो उन्होंने मुझे एक लाइन बोली कि पंडित जी चाहे जितने पैसे लग जाएं, 1 करोड़ 2 करोड़ बोले कितने भी लग जाएं, मैं अमाउंट भी नहीं बोल रही, शी इज लेडी, तो लेकिन मुझे ये पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए। और मैंने उनको उस टाइम पर एक ही चीज़ बोली कि आपने मुझे तो ये चीज़ बोली है, किसी और ज्योतिषी के पास जाकर के ये चीज़ बोल मत देना कि अगर कहीं कोई आपको ग्रेडी पर्सन मिल गया तो ये मान लेना कि वो तंत्र मंत्र के नाम पे सब कुछ कर भी देगा और आपको इसका कोई रिजल्ट नहीं मिलना। तो वो जो उन्होंने टाइम पीरियड मुझे बताया था, जब मैंने रेमेडीज़ बताई तो वो थोड़ा सा डिक्रीज भी हुआ और उनको बेनिफिट भी मिला। और वो मुझसे लास्ट 5 ईयर्स से कनेक्टेड है और अभी भी हर चीज़ मुझसे ही पूछ के करती है। अच्छी बात है वेदांशु, लेकिन अब क्योंकि हम इस पॉडकास्ट के अंतिम भाग में पहुंच गए, मुझे ये बताइए, क्योंकि आज का दौर रोज़ाना नए कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, जो साइंटिस्ट हैं वो हर एक खोज के ज़रिए दुनिया के सामने नई नई चीज़ें लेकर आ रहे हैं। और अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एक दौर आया है, सभी को अपने जॉब्स की फिक्र है, तो क्या अब आने वाले दौर में ऐसा भी पॉसिबल है कि एआई के ज़रिए एस्ट्रोलॉजर्स को या ज्योतिषिस्ट को एआई रिप्लेस कर दे? ऐसा कुछ हो सकता है क्या? नहीं, मैं नहीं मानता कि एआई ज्योतिष को रिप्लेस कर देगा। अगर इसका आंसर आप एआई से भी पूछेंगे तो वो भी अपना आंसर नहीं बोलता। इसका बहुत सिंपल सा आप समझ सकते हैं इसको कि जो एआई होता है वो कैलकुलेशंस कर लेता है, पैटर्न रिकॉग्नाइज कर लेता है, उसकी मेमोरी बहुत शार्प है, वो चीज़ों को एनालाइज करके आगे के बारे में आपको बता देता है, लेकिन उसके अंदर इंट्यूशंस नहीं है। हाँ। उसके अंदर ह्यूमैनिटी नहीं है। बिल्कुल सही कहा। वो चीज़ों को प्रिडिक्ट तो कर सकता है लेकिन काउंसलिंग नहीं कर सकता। सपोज आप मेरे पास आए और आपने कहा कि मेरी जॉब को लेके थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है और अब क्या होगा, मेरी जॉब जाएगी या नहीं जाएगी, या आजकल सबसे बड़ा सवाल जो आता है रिलेशनशिप, मैं उसके बिना नहीं रह सकती, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो ज्योतिष का कचरा किया शायद इसी ने किया है। सही कह रहे हैं। तो ये सवाल होता है। अब अगर आप सेम चीज मुझसे पूछेंगे या किसी भी ह्यूमन से पूछेंगे, किसी भी ज्योतिष से पूछेंगे, तो वो क्या कहेगा कि देखो अभी प्रॉब्लम चल रही है, थोड़े दिन बाद प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी और आप सही हो जाएंगे, चीजें ठीक हो जाएंगी। बट अगर आपने सेम क्वेश्चन एआई से कर दिया तो वो क्या कहेगा? उसके अंदर तो इमोशंस ही नहीं है, नहीं हो सकता, ये नहीं होगा, ये पार्टनर जाना ही है, ये जॉब जानी है या आनी है, जो भी है। तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट बंदे के ऊपर आएगा, जो भी जातक है उसके ऊपर आएगा, और वो कहीं ना कहीं नेगेटिव हो सकता है। जबकि ह्यूमन के पास अगर जाता है तो वो चीज़ों को पॉजिटिव वे में चेंज करके, पॉजिटिव करके, उसकी काउंसलिंग करके चीज़ों को नॉर्मलाइज कर सकता है, क्योंकि समय तो हमेशा एक जैसा नहीं रहता। बिल्कुल ठीक है। आज अच्छा है कल खराब होगा, हो सकता है आज खराब है कल अच्छा होगा ही होगा। ये एक साइकिल है जो चलती ही रहती है, एक पैटर्न है जो चलता रहता है। तो मैं नहीं मानता कि एआई कभी इसको रिप्लेस कर पाएगा। हाँ, आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे एआई को या हम इसको कनेक्ट करें तो जितने भी एस्ट्रोलॉजिकल प्लेटफॉर्म्स हैं वो आने वाला फ्यूचर है, उसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि हर कोई इंसान हर किसी के पास जा नहीं सकता, उसके पास में लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, अपने आसपास लिमिटेड टाइम होता है, जॉब में बिजी है, अपनी फैमिली में बिजी है, तो उसके पास एक ऑप्शन होता है कि एस्ट्रोलॉजिकल प्लेटफॉर्म पे मैंने फटाफट कंसल्ट कर लिया, मुझे ज़्यादा टाइम वेट नहीं करना होता, मुझे कहीं जाना नहीं होता, तो मेरा टाइम भी बच जाता है और मेरा कंसल्टेशन ईजी हो जाता है। मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि अगर कोई पर्सन कहीं भी बैठा है तो मुझसे ईजिली इंटरेक्ट कर सकता है। चलिए वेदांशु, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ज्योतिष, विज्ञान और अंधविश्वास के बारे में आपने तीनों ही सब्जेक्ट्स पर बहुत सारगर्भिता के साथ में मेरे दर्शकों को ये जानकारी पहुंचाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि अगले एपिसोड में एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी और पॉडकास्ट में दूसरे विषय पर चर्चा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगली बार अगले पॉडकास्ट में फिर से होगी एक नए विषय के साथ मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।